पिछले वीडियो में हमने पढ़ा आवेशन की दूसरी विधि के बारे में, चालन द्वारा आवेशन, और उससे पहले हम घर्षण द्वारा आवेशन भी पढ़ चुके हैं। आज हम सीखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेशन की तीसरी विधि। इस विधि में हम ये सीखेंगे कि बिना दो वस्तुओं को कांटेक्ट किए, बिना दो वस्तुओं को स्पर्श कराए और बिना दो वस्तुओं को परस्पर रगड़े हम उसे आवेशित कैसे करें। पिछले वीडियो में हमने सीखा था चालन द्वारा आवेशन। उसमें जब एक आवेशित वस्तु को आवेशित चालक को उदासीन चालक के संपर्क में लाया जाता है तो उदासीन चालक आवेशित हो जाता है। कैसे होता है? आवेशित चालक का कुछ आवेश उदासीन चालक में चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गर्म वस्तु और एक ठंडी वस्तु को संपर्क में लाने पर गर्म वस्तु से कुछ ऊष्मा ठंडी वस्तु में चली जाती है, तो ठंडी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ जाता है और गर्म वस्तु का टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो उदासीन वस्तु का आवेश बढ़ जाएगा और आवेशित वस्तु का आवेश कम हो जाएगा। अगर आवेशित वस्तु पर Q आवेश है और उदासीन वस्तु पर 0 आवेश है तो संपर्क के बाद दोनों पर आवेश कितना आएगा? Q/2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। बिना संपर्क के, बिना टच किए हम किसी वस्तु को आवेशित कैसे करेंगे। तो देखो, इसे समझने से पहले आपको दो बातें अच्छे से आनी चाहिए। कौन कौन सी? दो ऐसे पदार्थ हैं या दो ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे चारों तरफ हमेशा रहती हैं, और वो क्या है? तो पहली है वायु और दूसरी है पृथ्वी। इन दोनों के बारे में अच्छे से समझ लें। वायु के बारे में पिछले वीडियो में बताया था आपको। वायु पृथ्वी की क्या है? कुचालक, इसीलिए आवेश वायु में चल नहीं सकता। जब हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो हमेशा के लिए कुचालक हो। प्रत्येक कुचालक को किसी न किसी स्थिति में चालक की तरह व्यवहार करना है। लेकिन अभी इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम यही मान के चलेंगे कि वायु क्या है? कुचालक है। तो वायु के अंदर आवेश गति नहीं करेगा। वायु ऐसा नहीं चालक की तरह व्यवहार नहीं कर सकती, चालक की तरह व्यवहार भी कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हाई वोल्टेज की लाइन होती हैं उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उनके आसपास की वायु भी क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है, क्योंकि वहाँ आवेश चला जाता है। तो वो सब चीज़ें आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम क्या मानेंगे कि वायु क्या है? कुचालक, और वायु में आवेश गति नहीं करेगी। अब बात आती है पृथ्वी की। पृथ्वी, हम अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन सब में पृथ्वी कैसी है? बहुत बड़ी, क्योंकि बाकी सभी चीज़ें पृथ्वी के ऊपर हैं। तो पृथ्वी आकार में कैसी है? बहुत बड़ी। आकार में बड़ी होने के कारण इसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है और बहुत ज़्यादा मात्रा में धनावेश भी है। इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा है, प्रोटॉन भी बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी का कुल आवेश कितना है? तो कुल आवेश है 0, और हमेशा 0 ही रहता है। जब हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तब हम ये भी पढ़ेंगे कि पृथ्वी का कुल आवेश तो 0 है ही, पृथ्वी का कुल विभव भी कितना है? 0। लेकिन अभी हम आवेश की बात करेंगे। पृथ्वी का आवेश कितना है? 0। अब क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, अगर हम दो वस्तुएं लें, पहली वस्तु धनावेशित और दूसरी वस्तु ऋणावेशित, अगर ये दो वस्तुएं हम लें और इन दोनों वस्तुओं को पृथ्वी से जोड़ लें, इस तरह से पहले हम एक वस्तु को जोड़ लेते हैं। मान लो हमने ये वस्तु पृथ्वी से जोड़ दी, तो पहली बात, इस जोड़ने को हम क्या कहेंगे? जब भी हम किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को अर्थिंग। अर्थिंग हिंदी में भी अर्थिंग ही बोलेंगे। वैसे हिंदी का शब्द है भू संपर्क, लेकिन हम बोलेंगे अर्थिंग। अर्थिंग का एक चिन्ह होता है। चिन्ह ये है, 3 ऐसी लाइनें समांतर, लेकिन सबसे पहली वाली बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और एक ये अर्थिंग का चिन्ह है। अभी हम यहाँ चिन्ह नहीं बना रहे, हमने सीधे जोड़ दिया है। तो इस ऋणात्मक वस्तु को जैसे हम पृथ्वी से जोड़ेंगे तब क्या होगा? तब ये ऋणात्मक वस्तु कैसी हो जाएगी? उदासीन। अगर हम इस धनात्मक वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दें तो ये धनात्मक वस्तु भी कैसी हो जाएगी? उदासीन। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये दोनों ही वस्तुएं पृथ्वी से जोड़ने पर उदासीन कैसे हो जाती हैं। तो इसका कारण समझिए। जैसे ही हम ऋणात्मक वस्तु को पृथ्वी से जोड़ेंगे तो इस ऋणात्मक वस्तु के इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करने लगेंगे पृथ्वी की ओर। सारे ऋणात्मक आवेश पृथ्वी में चले जाएंगे, तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी? उदासीन। एक एक करके पूरा ऋणावेश पृथ्वी में चला जाएगा।
अब अगर हम धनात्मक वस्तु को पृथ्वी से जुड़े तब इलेक्ट्रॉन की गति करेंगे, लेकिन पृथ्वी से वस्तु की ओर, पृथ्वी से धनावेशित वस्तु की ओर। पहले ऋणात्मक वस्तु से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पृथ्वी के अंदर। और अब जब धनात्मक वस्तु को पृथ्वी से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? पृथ्वी से धनात्मक वस्तु में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकलकर आएंगे और इन धनात्मक आवेशों से जुड़ेंगे तो इन धनात्मक आवेशों को क्या बना देंगे? उदासीन। तो ये वस्तु भी क्या हो जाएगी? उदासीन। तो अगर हम धनात्मक वस्तु को पृथ्वी से जोड़ें या ऋणात्मक वस्तु को पृथ्वी से जोड़ें, दोनों ही स्थितियों में वस्तु कैसी होगी? उदासीन हो जाएगी पृथ्वी से जोड़ने के बाद। तो जब भी हमें किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित करना हो तो हमारे पास क्या तरीका है? उस वस्तु को पृथ्वी से जोड़ो। तो आप यहाँ एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के पृथ्वी में जाएंगे या यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के पृथ्वी में से आएंगे तो क्या पृथ्वी के कुल आवेश में कोई अंतर आएगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं आएगा अंतर? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पृथ्वी एक बहुत बड़ी वस्तु है। कितनी बड़ी है? गूगल मैप पे देख लो कितनी बड़ी है। तो जब पृथ्वी में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या कुछ इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो पृथ्वी के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हम एक बाल्टी में से 1 चम्मच पानी बाहर निकाल दें, ये 1 चम्मच पानी डाल दें, तो उस पानी की मात्रा में कोई अंतर नहीं आएगा। समझ में आया आपको? या फिर हमारे वायुमंडल में बहुत सी वायु है, अगर इस वायु में से कुछ वायु हम अपने मुंह के अंदर भर लें या किसी गुब्बारे में भर दें तो वायुमंडल की वायु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक उसी तरह से अगर हम पृथ्वी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लें, जब पृथ्वी के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त डाल दें तो पृथ्वी के कुल आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ में आया आपको? ठीक है। तो अभी भी पृथ्वी कैसी रहेगी? उदासीन ही रहेगी। तो ये समझ में आया आपको अर्थिंग का क्या उद्देश्य है? अर्थिंग करने से क्या होगा? ठीक है। हमारे घरों में जो उपकरण होते हैं उनमें भी हम अर्थिंग करते हैं, वहाँ भी अर्थिंग का यही उद्देश्य है। किस तरह से अर्थिंग होती है उसमें? तो आपने देखा होगा कि कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिनमें 3 पिन वाले प्लग होते हैं। उस 3 पिन वाले प्लग में एक वायर या सबसे मोटी वाली जो पिन होती है, जो जिसमें वायर जो काम आता है वो ग्रीन कलर का, ये किसका काम करता है? अर्थिंग। ये सबसे मोटी पिन होती है, ये किसका काम करती है? अर्थिंग। एक वायर कैसा होता है? न्यूट्रल, और एक होता है फेज वायर। अब इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है कि फेज वायर का क्या मतलब होता है, न्यूट्रल वायर का क्या मतलब होता है। अभी हमें ये समझना है कि अर्थिंग का वायर अगर उसमें होता है तो कौन सा होता है? सबसे मोटी वाली पिन या ग्रीन कलर का वायर। समझ में आया? यहाँ पे भी इसका ये उद्देश्य है। जैसे फ्रिज में लगाया हमने एक प्लग, तो इसका उद्देश्य क्या है? ताकि फ्रिज की बॉडी में करंट ना आए। फ्रिज के अंदर तो जाएगा लेकिन फ्रिज की बॉडी में, ताकि जो इसको यूज करने वाला है उसको करंट ना लगे। जो एक्स्ट्रा करंट होगा अगर बाई चांस आ भी गया तो वो कहाँ चला जाएगा? अर्थ में। तो ये समझ में आया आपको? अब हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि को। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब प्रेरण द्वारा जब हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो इसमें 3 स्टेप है। एक एक करके लिख लो छोटा सा। सबसे पहले मान लो हमारे पास एक धातु का उदासीन चालक गोला है। धातु का उदासीन गोला, धातु का उदासीन गोला। अब इस उदासीन गोले को हम क्या करेंगे? एक कुचालक स्टैंड पर रखेंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड, ताकि इसका पृथ्वी से कोई संपर्क न रहे। आप बोलोगे ये तो उदासीन है। अभी उदासीन है, लेकिन जब हम इसे चार्ज देंगे तो हो सकता है वो चार्ज कहाँ चला जाए? पृथ्वी के अंदर। इसलिए हमने पहले ही इसको किसके ऊपर रखा है? कुचालक स्टैंड पर। कुचालक स्टैंड जैसे लकड़ी का हो सकता है या प्लास्टिक का हो सकता है। अब ये जो गोला है, इस गोले के अंदर प्लस आवेश भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। इस तरह से बता देते हैं, इस तरह से। लेकिन इसका कुल आवेश कितना है? 0। तो इस गोले को हम क्या बोलेंगे? उदासीन। अब सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले स्टेप में स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? एक आवेशित वस्तु को, चाहे धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, इस ऋणावेशित या धनावेशित वस्तु को इस उदासीन गोले के निकट लेकर आएंगे। निकट लेकर आना है, टच नहीं कराना है, लेकर बिना संपर्क के। इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एक गैप होना चाहिए, एयर गैप। बीच में क्या होनी चाहिए? वायु। जैसे ही हम इस आवेशित वस्तु को, ये आवेशित है, जैसे ही ऋणावेशित है, जैसे ही हम इस वस्तु को इसके पास लेकर आते हैं तब क्या होगा? ये जो आवेश का वितरण है ये बदल जाएगा। अभी आवेश पूरी वस्तु में फैला हुआ है, पूरे गोले में फैला हुआ है,
लेकिन जैसे ही हम इस आवेशित वस्तु को इसके निकट लेकर आएंगे तो क्या होगा, जितना भी धनात्मक आवेश है वो आकर्षण के कारण इसकी ओर एकत्रित हो जाएगा, और जितना भी ऋणात्मक आवेश है वो प्रतिकर्षण के कारण दूसरी ओर एकत्रित हो जाएगा। ये प्रतिकर्षित हो रहा है तो दूसरी तरफ चला गया, एक तरफ ऋणात्मक आवेश आ गया। अब यहाँ आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो ऋणात्मक आवेश है ये प्रतिकर्षित हो रहा है तो ये इस गोले से बाहर क्यों नहीं गया, और ये धनात्मक आवेश जो इस वस्तु की ओर आकर्षित हो रहा है ये इसमें से बाहर निकल के इससे आगे चिपका क्यों नहीं। तो इसका दोनों का आंसर एक ही है, ये आवेश बाहर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि बाहर क्या है, वायु। ये आवेश भी बाहर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बाहर क्या है, वायु, और वायु क्या है, कुछ आगे। तो ये पहला स्टेप। इस पहले स्टेप में जैसे ही हम आवेशित वस्तु को उदासीन चालक के पास लेकर आए तो दोनों तरह का जो आवेश है वो क्या हो गया, अलग अलग हो गया। एक आकर्षण के कारण एक ओर आ गया, दूसरा प्रतिकर्षण के कारण दूसरी ओर। तो इस पहले स्टेप को हम क्या बोलेंगे, एक तरफ धनात्मक आवेश इकट्ठा हुआ तो ये वाली साइड को हम बोल सकते हैं धनात्मक ध्रुव, और दूसरी वाली साइड ऋणात्मक ध्रुव। तो एक तरह से हमने क्या कर दिया, ध्रुवण। तो इस पहला स्टेप समझ में आ गया आपको। पहले स्टेप में अभी भी पहले स्टेप में हम आवेशित वस्तु को लेकर आएंगे, दोनों आवेश अलग हो जाएंगे, लेकिन अभी भी इस गोले का पूरा कुल आवेश कितना है, 0। नेट चार्ज अभी भी 0 है, अभी भी गोला कैसा है, उदासीन। अब दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में ये गोला और ये आवेशित वस्तु, ये चालक स्टेप। ये प्लस आवेश और ये माइनस। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ऋणात्मक आवेश इस गोले से बाहर जाना चाहता है लेकिन बाहर क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि बाहर वायु है। अगर हम इसे कोई रास्ता दें बाहर जाने का तो ये जरूर चला जाएगा। तो अगर हम इस गोले को, उदासीन गोले को क्या करें, अर्थिंग कर दें, पृथ्वी से जोड़ दें। ये क्या करते हैं, अर्थिंग। जैसे हम इसे पृथ्वी से जोड़ेंगे तो ऋणात्मक आवेश प्रतिकर्षण के कारण पृथ्वी से जोड़ते ही कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर, इस तरह से। तो एक आवेश पृथ्वी के अंदर चला गया, अब इसके अंदर केवल कौन सा आवेश बचा है, धनात्मक आवेश। तो एक तरह से अब इसका कुल आवेश नेट चार्ज 0 नहीं है, अब इसका नेट चार्ज क्या है, प्लस। अब आप पूछेंगे कि ये धनात्मक आवेश ये पृथ्वी में क्यों नहीं गया, ये पृथ्वी में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये प्लस आवेश इस माइनस के आवेश से आकर्षण बल द्वारा बना हुआ है। तो ये जो धनात्मक आवेश है क्योंकि ये बना हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे, बद्ध आवेश, बाउंडेड चार्ज, बद्ध आवेश। और ये जो चला गया इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे फ्री चार्ज, मुक्त आवेश। तो जो मुक्त आवेश है वो प्रतिकर्षित होकर पृथ्वी में चला गया, तो जो बद्ध आवेश है वो आकर्षण बल के कारण बना रहेगा और गोले के अंदर ही रहेगा। अब इस गोले का नेट चार्ज कितना है, 0 नहीं है, धनात्मक है, लेकिन जितना भी धनात्मक आवेश है वो एक जगह पर है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2। अब हम क्या करेंगे, अगले तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ये गोला, उदासीन गोला जिसे आवेशित कर रहे हैं, ये आपकी ऋणात्मक वस्तु, ठीक है। वैसे भी हटाने वाला है, थोड़ी देर कोई टच नहीं हो रही है, थोड़ी दूर है, ठीक। ये धनात्मक आवेश यहाँ इकट्ठा हो रहा है, ये भूसंपर्क। अब तीसरे स्टेप में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले भूसंपर्क को हटाएंगे, अर्थिंग को हटा देंगे, और उसके बाद इस आवेशित वस्तु को हटा देंगे। जैसे इसको हटाएंगे तो ये धनात्मक आवेश इस पूरे गोले में, जैसे पहले आवेश पूरे गोले में फैला हुआ था उसी तरह से अब फिर से पूरे गोले में फैल जाएगा, और ये गोला क्या हो गया, धन आवेश। ये कौन सा स्टेप है, थर्ड। पहले गोला कैसा था, उदासीन, और अब कैसा हो गया, धन आवेश। किसके आने से हुआ, ऋण आवेशित वस्तु के आने से। ऋण आवेशित वस्तु के आने से ये गोला कैसा हुआ, धन आवेश। तो ये जो आवेशन की विधि है इसे हम क्या बोलेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्योंकि इस विधि में न तो हमने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा और ना ही हमने इस विधि में चालन वाला तरीका अपनाया। इसमें हमने दूर से एक आवेशित वस्तु को लाकर उदासीन गोले को क्या किया, आवेशित किया। जैसे आपने यहाँ देखा, अगर हम ऋणात्मक वस्तु को लाएंगे तो गोले पर, उदासीन वस्तु पर कौन सा आवेश आएगा, धनात्मक। अगर हम धनात्मक वस्तु लाते तो कौन सा आवेश आता, ऋणात्मक। मतलब इस विधि में आवेशित वस्तु पर जो भी आवेश होगा उसका विपरीत आवेश किस पर आएगा, उदासीन वस्तु पर। समझ में आया आपको ये तरीका, ये है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब इसी विधि से हम दो वस्तुओं को एक साथ आवेशित कैसे करेंगे, प्रेरण वाली विधि से एक साथ दो वस्तुओं को कैसे आवेशित करेंगे। तो अगर ये आपको नोट करना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम दो वस्तुओं को एक साथ आवेशित करना सीखेंगे।
देखो बहुत छोटा सा है, 2 मिनट समझ में जाएगा। मान लो हमारे पास 2 उदासीन धातु के गोले हैं, दोनों को स्टैंड पर रख लेंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड को, चालक स्टैंड को, दोनों में प्लस माइनस है। अब हम एक उदासीन वस्तु, एक आवेशित वस्तु को इसके पास लेकर आएंगे, इसमें प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस, इसका भी कुल आवेश 0, इसका भी कुल आवेश 0। जैसे ही इस आवेशित वस्तु को लेकर आएंगे तो क्या होगा, दोनों कॉन्टैक्ट में है, तो दोनों का जो ऋणात्मक आवेश है वो यहाँ आ जाएगा और दोनों का धनात्मक आवेश धनात्मक आवेश आकर्षण के कारण यहाँ आ जाएगा और ऋणात्मक आवेश प्रतिकर्षण के कारण दूसरे गोले। अब अगर हम इस दूसरे गोले को हटा के यहाँ रख दें तो यहाँ रखते ही ये पूरा ऋणात्मक आवेश इस गोले में फैल जाएगा। कैसा हो गया ये, नेगेटिवली चार्ज। अब क्योंकि हमने ये गोला हटा दिया है, यहाँ रख दिया है, अब अगर हम इस वस्तु को भी हटा लें तो ये धनात्मक आवेश इस गोले में फैल जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। इस तरह से प्रेरण वाली विधि से हम एक साथ 2 वस्तुओं को भी आवेशित कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको दोनों तरीके। इसके बाद क्योंकि हमने आवेशन की कई विधियां पढ़ ली, अब मान लो किसी वस्तु के ऊपर आवेश आ गया, हमने किसी वस्तु को किसी भी विधि से आवेशित कर दिया और कुछ वस्तु ऐसी हमारे पास जिन पर कोई आवेश नहीं है। हमें ये पता कैसे लगाना है अब किस किस वस्तु पर आवेश है और किस वस्तु पर आवेश नहीं है। हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी वस्तु आवेशित है और कौन सी अनावेशित है, या हम ये कैसे पता लगाएंगे किस वस्तु पर आवेश ज़्यादा है और किस वस्तु पर आवेश कम है। इससे पहले आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए जो शुरू में बताई थी कि कांच की वस्तु को, कांच की छड़ को हम किसी भी वस्तु के साथ रगड़ें उस पर कौन सा आवेश आएगा, धनात्मक। और प्लास्टिक की वस्तु को, प्लास्टिक की छड़ को हम किसी भी वस्तु के साथ रगड़ें उस पर कौन सा आवेश आता है, ऋणात्मक। ये आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये 2 ऐसी छड़ें हैं जिनके आवेश हमको पता है, मतलब ये नोन है, ज्ञात है। इनकी सहायता से हम बाकी वस्तुओं के आवेश भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो हम सीखेंगे अब आगे कि हम किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं ये कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए एक डिवाइस है, यंत्र है, उसका नाम है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी ही है, विद्युत मतलब आवेश, दर्शी मतलब दर्शाने वाला, आवेश की उपस्थिति को दर्शाने वाला विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र क्योंकि इसमें स्वर्ण पत्र काम में लेते हैं, गोल्ड लीफ, सोने की बनी हुई एक पतली सी परत, इसलिए इसको स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहते हैं। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी को अगर हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी और अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि जल्दी के चक्कर में वीडियो छोटी करने की वजह से मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। इसलिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी को अच्छे से अगली वीडियो में समझाएंगे। 11th के जो वीडियो है वो भी अपलोड करेंगे 20 तारीख से। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं 12th के, कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि आप पूरा वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो वो बच्चे जूम ऐप पे लाइव पढ़ सकते हैं। कितने बजे पढ़ाते हैं और आईडी और पासवर्ड ये सब लेने के लिए आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको आईडी, पासवर्ड और टाइमिंग सब कुछ बता देंगे। कोरोना की वजह से बाहर मत निकलना, इस टाइम पे बाहर निकलना बहुत खतरनाक है। कोरोना की वजह से तो है, एक वीडियो भी बन जाएगी तुम्हारी जो वायरल हो जाएगी।